सो एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 की लैब 3162 एंड 522 इसका कोर्स है फॉर BS थर्ड ईयर एंड MSc एंड माई सेल्फ मिस फरोजा उमर. सो वी कैन से इट्स अ ड्राई लैब. ठीक है, तो ड्राई लैब बेसिकली कि हमने क्या करना है, लैब के बारे में तमाम बातें करेंगे, बस हम लैब को परफॉर्म नहीं करेंगे. लैब के बारे में जितनी भी लैब्स हमारे पास 3162 के कोर्स के अंदर आती हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 के अंदर इस बार जो हमारे पास कोर्स है वो पोटेंशियोमेट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जितनी लैब्स हैं, जिस तरीके से लास्ट टाइम के आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी था, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की रिस्पेक्ट से आपकी लैब्स हैं, इसी तरीके से इस जगह की जो लैब्स हैं आपकी वो पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड करती हैं. एंड पोटेंशियोमीटर के अंदर हमारे पास जो लैब्स है या जो कोर्स कंटेंट है वो बेसिकली टाइट्रेशन बेस्ड है. एंड टाइट्रेशन में हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन आती है एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन आती है. दो अदर टाइप्स की टाइट्रेशन लाइक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी इसके अंदर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की ही रिस्पेक्ट से हम करेंगे. इस तरह के नॉर्मल टाइट्रेशन आप लोग करते हैं, नॉर्मल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे एक फ़र्क कितना है इन टाइट्रेशंस का कि यहाँ पे जो टाइट्रेशन आप परफॉर्म करेंगे वहाँ पर आप पोटेंशियोमेट्री की रिस्पेक्ट से करेंगे. यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करना होगा जो कि पीएच इलेक्ट्रोड होगा या ORP इलेक्ट्रोड होगा. पीएच इलेक्ट्रोड, पीएच के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था कि हमारे सोल्यूशन की पीएच कितनी है और उसकी रिस्पेक्ट से हम क्या कर रहे होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन करते हैं. इसके अलावा जो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में ORP इलेक्ट्रोड हमारे पास इस्तेमाल होता है. एंड ORP इलेक्ट्रोड की भी कंपोजिशन वगैरह को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे. सो इट इज़ अवर टाइट्रेशन जो कि हमारे कोर्स का पार्ट है. न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट जो हमारे पास विनेगर होता है, विनेगर सैंपल के अंदर एसिटिक एसिड की डिटर्मिनेशन करनी है. सेकंड, आपने जो वीक एसिड है, वीक एसिड आपको पता है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हम पोटेंशियोमेट्रिक या पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन के जरिए से किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं हेंडरसन-हाइजेनबर्ग इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए. वो हमने इसका सेकंड ऑब्जेक्ट है जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना है या फिर हम उसको थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे. फिर परसेंट प्योरिटी ऑफ द वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा जो केमिकल कंपाउंड हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट होता है. एंड सोडियम कार्बोनेट में जो हमें कमर्शियली अवेलेबल वॉशिंग सोडा है तो वहाँ पे 100% सोडियम कार्बोनेट नहीं होता बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद होती है. तो उसकी परसेंट प्योरिटी आप मालूम कर सकते हैं यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन. फिर अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है एसिड्स का जिसमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड मौजूद है लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड मौजूद है, तो इनको भी हम मिक्सचर में इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसिड्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं. ये हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट है. एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रोमेट. पीएच मीटर के जरिए से पीएच इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हुए टाइट्रेशन करते हुए एसिड बेस टाइट्रेशन करते हुए हम क्रोमेट की कंसंट्रेशन और किसी मिक्सचर में किसी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों मौजूद हैं उसके अंदर हमने कंसंट्रेशन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट की मालूम करनी है यूजिंग अ इक्विलिब्रियम इक्वेशन. देखिए यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट का. डाइक्रोमेट इज अ डायमर ऑफ अ क्रोमेट. ठीक है, तो ये तमाम प्रैक्टिकल इंडिविजुअली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे. फिर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं. एंड इन 4 ऑब्जेक्ट के अंदर एक तो बिल्कुल सिंपल है कि आयरन 2 की कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करनी है सैंपल में यूजिंग द पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट सॉल्यूशन. इसको ये प्रैक्टिकल हमारे पास होगा यूजिंग द ORP इलेक्ट्रोड या फिर हम कह सकते हैं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड. ठीक है, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है. फिर पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है. तो पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 जो होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन का प्रैक्टिकल हमारे पास एक मौजूद है. फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी यूजिंग द पोटेंशियोमीटर हो सकती है जिसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपर की डिटर्मिनेशन है यूजिंग द ADTA. ADTA इज अ चिलेटिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है.
तो उन दोनों की टाइट्रेशन हम पोटेंशियोमेट्रिकली कर सकते हैं। फिर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसके अंदर हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो हैलाइड की डिटर्मिनेशन यूजिंग द पोटेंशियोमेट्रिक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो सकती है। कि सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे बनेंगे और हम क्लोराइड और आयोडाइड की इंडिविजुअल कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोल्यूशन के अंदर। सो इट इज आवर सिलेबस ऑफ द लैब। तो लैब के सिलेबस में सिर्फ हमें लैब परफॉर्म ही नहीं करनी होती, बल्कि हमें उसको थ्योरेटिकली समझना भी पड़ता है। तो वो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो हम ऑनलाइन भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन क्या होती है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे के सारे टाइट्रेशन बेस्ड हैं। तो टाइट्रेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को या किसी केमिकल कंपोजिशन को कि किस तरीके से वापस में रिएक्ट करते हैं दो रिएजेंट, उस केमिकल रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए अगर हम किसी अननोन की कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करें, दैट इज यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन, हमें कोई कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो हम ऐसे प्रोसीजर को क्या कहते हैं कि टाइट्रेशन है। इस टाइट्रेशन के अंदर जो हमारा अमाउंट होता है एनालाइट का या कंसंट्रेशन होती है एनालाइट की, वो डिटरमाइन की जा रही होती है कि उसके मोल रेशियो के रिस्पेक्ट से कि कितनी उसकी जो कंबाइनिंग कैपेबिलिटी है हमारे रिएजेंट के साथ, एनालाइट की कंबाइनिंग कैपेबिलिटी है, उस रिएक्शन की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो जब भी हम टाइट्रेशन करेंगे हमारे पास एक तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी केमिकल रिएक्शन की, कि उसका मोल रेशो होना चाहिए, उसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होनी चाहिए, और जितने भी रिएक्शन वहाँ पर हो रहे हैं या जितने भी पॉसिबल साइड रिएक्शन है वो उनका हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड अगर हम टाइट्रेशन चाहते हैं कि टाइट्रेशन हमारे पास जो टाइट्रेशन का रिजल्ट है वो हमारे पास विदाउट एरर आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो रिएक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रैपिड हो, दैट मीन्स फौरन हो जाए, फास्ट रिएक्शन होना चाहिए। इसेंशियली कंप्लीट, दैट मीन्स कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो बल्कि इरिवर्सिबल हो, कि एक दफ़ा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं या रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या करें वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। एंड फ्री ऑफ साइड रिएक्शन, कि वहाँ पे कोई साइड रिएक्शन ना हो, ऐसा ना हो कि रिएक्टेंट जो है वो हमारे एनालाइट के साथ या हम जो टाइटेंट ऐड कर रहे हैं वो हमारे एनालाइट के साथ रिएक्ट करके कुछ और फॉर्म ऐड, दैट इज कोई और रिएक्शन कर रहा हो जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर ऐसा कोई और रिएक्शन हो रहा हो, कोई साइड रिएक्शन हो रहा होगा, तो हमारी जो कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करना चाहेंगे वो एक्यूरेट नहीं आएगी, क्योंकि हम ये सपोज करते हुए अपनी केमिकल इक्वेशन को सपोज करते हुए हम उसके रिस्पेक्ट से कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन के लिए कुछ एसेंशियल टर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि एक तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड का वर्ड नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर अननोन कंसंट्रेशन। एक सॉल्यूशन हमारे पास है, एक एसिड सॉल्यूशन है, लाइक HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, आपको पता है कि HCl का सॉल्यूशन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन कि उसका जो वॉल्यूम हमारे पास है, लाइक सपोज कि हमारे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन मौजूद है, अब उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हमारे पास HCl के मौजूद हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी, मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमें उसकी कंसंट्रेशन नोन नहीं है तो वो हम उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के जिसकी मदद से हम अननोन सॉल्यूशन या अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया उसकी कंसंट्रेशन हमें नोन नहीं थी, हमने उसको टाइट्रेट किया और हमें उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर ली। जब उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइंड हो गई तो वो हम कहेंगे कि अब ये क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है कि हमें इसकी कंसंट्रेशन नोन है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस हमारे पास होता है जब भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, कि अगर हमने कोई केमिकल यूज़ करना है किसी टाइट्रेशन के अंदर और वो केमिकल जो है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो हमने क्या करना होता है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करनी होती है। इंडिकेटर, नॉर्मली आप लोग इंडिकेटर इस्तेमाल करते रहे हैं, फिनॉक्सिलीन, मिथाइल ऑरेंज। तो ये इंडिकेटर्स क्या कर रहे होते हैं, कोई केमिकल होता है या कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि किस वक्त हमारी टाइट्रेशन ख़त्म हो गई, किस वक्त एंड पॉइंट आ गया। अब एंड पॉइंट कब आता है कि हमारे पास कोई विजुअल चेंज नज़र आता है, लाइक अगर फिनॉक्सिलीन है और अगर हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर हमने एसिड के अंदर फिनॉक्सिलीन ऐड किया है, तो एसिड के अंदर फिनॉक्सिलीन कलरलेस होता है। जब हमने उसके अंदर बेस ऐड करना स्टार्ट किया, तो बेस ऐड करेंगे तो बेस क्या करेगी, वो HCl को न्यूट्रलाइज करती जाएगी।
जब सारा HCl वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, अब हम मज़ीद बेस ऐड करेंगे, तो वो बेस क्या करेगी, वो फिनोप्थिलीन के साथ रिएक्ट करेगी एंड देन वहाँ पे फिनोप्थिलीन का जो कलर था प्रोटोनेटेड स्टेट के अंदर, वो हमारे पास कलरलेस था एंड जब बेस मजीद एक्स्ट्रा आ गई, उसने फिनोप्थिलीन के साथ रिएक्ट किया, तो वहाँ पे उसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। तो जब ये पिंक कलर हमें नजर आता है, दैट इज अ विजुअल चेंज हमें नजर आता है, तो अब हम कहते हैं कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई, हम टाइट्रेशन को रोक देते हैं एंड वॉल्यूम हम मेजर कर लेते हैं। ये पॉइंट जिसके ऊपर कोई हमारा इंडिकेटर कलर चेंज करता है, ये हमारा एंड पॉइंट कहलाता है। और एंड पॉइंट हमेशा तब आता है जब कोई स्मॉल एक्सिस अमाउंट जो है टाइट्रेंट का ऐड हो चुका हो। स्मॉल एक्सिस मीन्स जितना HCl को रिक्वायर्ड था सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होने के लिए, उतना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर जा चुका है। अब मजीद जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, इंडिकेटर के साथ रिएक्ट किया और इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज किया। तो जितना एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, ये क्या करेगा, ये हमारा हम तो इसको भी काउंट करें कि इसने भी HCl के साथ रिएक्ट किया है, तो इसमें थोड़ी सी हमारे पास इनएक्यूरेसी आती है, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन के। तो एंड पॉइंट जो है वो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं होता। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट वो है जिस वक्त टाइट्रेंट हम एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी के अंदर डालें, इतने अमाउंट के अंदर डालें कि उस वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो टाइट्रेंट है, जो हमारा एनालाइट है, सिर्फ और सिर्फ एनालाइट के साथ रिएक्ट करे, मजीद एक्सेस हम उसके अंदर ऐड ना करें। तो नॉर्मली आप लोग टाइट्रेशन करते रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन हम फिनोप्थिलीन के जरिए से, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के जरिए से और किसी थाइमोल ब्लू इंडिकेटर के जरिए से हम ये टाइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास क्लासिकल मेथड ऑफ टाइट्रेशन है, इसके अंदर हमें एंड पॉइंट डिटरमाइन हो रहा होता है। ठीक है, कि एंड पॉइंट कब आता है, जब एक स्मॉल एक्सिस हमारे पास एड अप हो गई। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का फायदा ये है कि यहाँ पे हमें इक्विवेलेंस पॉइंट डिटरमाइन हो रहा होता है, कि इसके अंदर हम बिल्कुल एग्जैक्टली वो वॉल्यूम डिटरमाइन कर रहे होते हैं जो कि रिक्वायर्ड है हमारी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। जितना HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए है, इस वक्त जिस वक्त हम वो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे जो कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो यहाँ पे हमें एक्सिस में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सिस में हमें, वैसे तो हम एक्सिस में ऐड करते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम आता है हमारे पास, वो इक्विवेलेंस पॉइंट वॉल्यूम आता है। दो टर्म्स मोस्टली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टाइट्रेंट। टाइट्रेंट यूजुअली हम ब्यूरिट के अंदर फिल कर रहे होते हैं एंड मोस्टली ये नॉन कंसंट्रेशन का होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, क्योंकि नॉन कंसंट्रेशन का इसको ब्यूरिटी में फिल किया और हम इसको क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली ग्रेजुअली ऐड कर रहे होते हैं टाइट्रेंट के अंदर। टाइट्रेंट जो हमारा एनालाइट है, जिसकी हमें कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करनी है, कैलकुलेट करनी है या डिटरमाइन करनी है, इसको हम नॉर्मली बीकर के अंदर ले रहे होते हैं या फिर हम कोनिकल फ्लास्क के अंदर लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क में कब लेंगे, जब हम क्लासिकल टाइट्रेशन कर रहे होंगे। लेकिन जब हमें pH मेट्रिक टाइट्रेशन करनी है या पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करनी है, तो हम कोनिकल फ्लास्क के बजाय बीकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें उसके अंदर अपना इलेक्ट्रोड इमर्ज करना होता है। सो दीज आर द एसेंशियल टर्म्स। इसमें बहुत सी चीज़ें स्किप की हैं, लाइक के प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे पास वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन, जिनको हम नॉन कंसंट्रेशन का बना सकते हैं। नॉन कंसंट्रेशन का बना सकते हैं मीन्स कि हमने उसका वेट लिया, एग्जैक्ट वेट लिया, और उसको हमने क्या किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। उसको हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, दैट इज नॉन वॉल्यूम के अंदर, हमने उसको क्या किया, डिसॉल्व किया। तो हमें उसकी कंसंट्रेशन हम उसकी फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से निकाल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होते हैं कि जिनको हम एग्जैक्टली सेम कंसंट्रेशन का जिसका हमें रिक्वायर्ड है, हम नहीं बना सकते। इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट्रेशंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स कि जैसे ही हम इसको एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं, ओपन एयर के अंदर रखते हैं, तो ये एनवायरनमेंट में से, ओपन एयर में से, एटमॉस्फेयर से हमारे पास क्या करता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, एंड मॉइस्चर दैट इज वाटर
जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसका जो वेट है वो इंक्रीज होता रहेगा, दैट इज जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट था उसके अंदर अब क्या है, वाटर का वेट शामिल होता जा रहा है, जो कि वो एयर से एयर में जो ह्यूमिडिटी है उससे वो वाटर एब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो उसका वेट हम कभी भी एग्जैक्टली सेम जितना हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने कैलकुलेट सोचा है कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें लेना है, तो जिस वक्त हम वेट कर रहे होते हैं उस वक्त भी ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जारी होता है। तो उस का वेट में क्या आती है, इनएक्यूरेसी आती है, हम एग्जैक्ट वेट मेजर कर ही नहीं सकते। तो जब उसमें इनएक्यूरेसी आएगी दैट मीन्स कि अब हम जो कंसंट्रेशन बनाएंगे, हम जब इसको डिसॉल्व करके सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे तो वो कंसंट्रेशन हमारे पास एग्जैक्टली वो नहीं होगी जो हमने वेट लिया था, क्योंकि वेट में वाटर भी शामिल हो चुका है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो जब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में या नॉर्मली कभी भी हम इसको एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें इसको इस्तेमाल करना है, तो हमें इसकी क्या करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे आपको कुछ चीज़ें बहुत बार बार करनी पड़ती हैं एंड वी डोंट काउंट देम इनटू द प्रैक्टिकल। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसको हम प्रैक्टिकल में काउंट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चाहे आप HCl की विनेगर की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं, विनेगर में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं, चाहे हम क्रोमेट डाइक्रोमेट की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है कि हमें हर प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से केमिकल रिएजेंट, जब भी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करना है तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमें एक प्राइमरी स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ईयर लेवल के ऊपर जब आप लोग काम करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो हर काम आप लोग खुद कर रहे होते हैं, फ्रॉम सोल्यूशन प्रिपरेशन से लेके कैलकुलेशन तक, ठीक है। तो वही चीज़ें आज डिस्कस करेंगे कि जो अगर आपने लैब में जाके काम करना है तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले सोल्यूशन प्रिपरेशन, आप लोगों को जो मेथड दिया जाता है या जो चीज़ें हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि आपने क्या करना है, सो वी जस्ट से कि आप क्या करें, प्रिपेयर कर लें 0.05 मोलर का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो हमें एक प्राइमरी स्टैंडर्ड की ज़रूरत है एंड ऑक्सैलिक एसिड इज़ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है और इसकी कंसंट्रेशन वही होगी जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, ये सॉलिड होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको सोल्यूशन लिया या हमने इसका वेट लिया और हमने इसको डिसॉल्व किया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। ग्लासेस के अंदर भी, जो ग्लासवेयर्स हैं उनके अंदर भी हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। किसी भी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड ग्लासवेयर इस्तेमाल करने हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड ग्लासवेयर्स के अंदर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आती है, ये सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए। तो जब भी प्राइमरी स्टैंडर्ड को बनाना है आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर बनाना है। देयर आर मल्टीपल वैरायटी ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, आपके पास 25 ml की, 50 ml की, 100 ml की, 250 ml की, 500 एंड 1 लीटर तक की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की अरेंजमेंट होती है। इससे स्मॉलर क्वांटिटी की भी आती हैं, 5 ml, 10, 20 ml, बट we mostly don't use them. So आपको ये एक ऑब्जेक्ट दे दिया कि आपने क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 0.05 मोलर का ऑक्सैलिक एसिड बनाना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। ये आपको हम इन्फॉर्म नहीं करते कि कितने ml के अंदर बनाना है और कैसे बनाना है, अब ये काम आपका खुद होता है। तो वहाँ पे जब आप लोग लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अगर आपको पता चल गया कि आपको 0.05 मोलर का ऑक्सैलिक एसिड बनाना है, तो आप सोचेंगे कि ऑक्सैलिक एसिड क्यों बनाना है। तो ऑक्सैलिक एसिड आप बना रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। अब स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, आप वॉल्यूम लेते हो, एसिड है 10 ml आपने लिया कोनिकल फ्लास्क के अंदर, इसमें आपने इंडिकेटर डाला और इसको टाइट्रेट कर लिया। तो अगर आपने रीडिंग इतनी लेनी होती है कि आपके पास कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आ जाए, दैट इज 2 रीडिंग ऐसी आ जाए जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाए। तो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग के लिए मोस्टली मे बी 4 रीडिंग हमारे पास एग्जैक्टली काफ़ी हैं। 4 रीडिंग हम ले सकते हैं कि 4 में से अगर 3 2 गलत भी हो गई, एक में बहुत ज़्यादा डल गया, एक में कम डल गया, ठीक है। तो 4 में से 2 रीडिंग तो हमारे पास कॉन्कॉर्डेंट आ सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग अगर आप लेंगे तो 4 लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से हम सोचेंगे कि हाँ हमें 50 ml में बना लेना चाहिए।
अगर आपके 2 ग्रुप मर्ज होकर काम कर रहे हैं या आपको ज़्यादा रीडिंग लेनी है, तो आप सोच सकते हैं कि नहीं आपको 100 ml में बनाना है, ठीक है। तो ये सोचना कि कितने ml के अंदर बनेगा, ये भी आपने खुद ही कंसिडर करना होता है। अगर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में एक ही रीडिंग आपने लेनी होती है अगर, तो आप कह सकते थे कि आप क्या करते हैं, इसको 25 ml में बनाते हैं। बट 50 ml ऐसा है कि इसके अंदर आप 4th रीडिंग तक ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा एक अमाउंट का फॉर्मूला है। जो भी केमिकल सब्सटेंस है, अब अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है 0.05 मोलर का बनाना है, कितने ml का में बनाना है, ये भी हमारे पास डिसाइड हो गया है, ठीक है। अब सवाल क्या आता है कि कितना वेट लें, ठीक है। तो वो वेट कैलकुलेशन का ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, मोलारिटी रिक्वायर्ड, जो मोलारिटी हमें चाहिए 0.05 मोलर चाहिए तो 0.05 हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मोलारिटी जो हमें चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, जो भी सब्सटेंस है जिसका हम डिसॉल्व करके हम उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास, ये मोस्टली हमारे पास जो हम केमिकल होता है, फिर जो उसका अपना ओरिजिनल बॉक्स होता है उसके ऊपर मॉलिक्यूलर मास लिखा होता है एग्जैक्टली, ठीक है। हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूले में मोस्टली जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स या एसिड वगैरह होते हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड है, आप लिखते हैं ऑक्सैलिक एसिड को H2C2O4, ठीक है। लेकिन H2C2O4 से अगर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो ऑक्सैलिक एसिड कमर्शियली हमें मिल रहा होता है वो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड होता है, दैट इज इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच्ड होते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सैलिक एसिड का जो लैब में इस्तेमाल कर रहे होते हैं दैट इज 126, ठीक है। फिर वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितने वॉल्यूम के अंदर हमें ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 100 ml में करना है, 20 ml में करना है, 50 ml में करना है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे वो वॉल्यूम लिख रहे होते हैं। क्या, जितनी मोलारिटी का सॉल्यूशन चाहिए उसका मॉलिक्यूलर मास जिसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, वॉल्यूम, और डिवाइड बाय 1000। इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर ऑक्सैलिक एसिड की हमने एग्जांपल ली थी, तो ऑक्सैलिक एसिड का अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक दिस। तो हमारे पास 0.05 मोलर का बनाना है, 126 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 50 ml में बनाना चाहते हैं, 1000 फॉर्मूले का है, एंड देन हमारे पास कैलकुलेटेड वेट आ गया 0.315 ग्राम। अब आप क्या करेंगे, 0.315 ग्राम जाके वेट करेंगे और इसको डिसॉल्व करेंगे अपनी वॉल्यूमेट्रिक क्लास के अंदर, इसको ऐड करेंगे वॉल्यूमेट्रिक क्लास में, ट्रांसफर करेंगे यूजिंग द वाटर, एंड उसको फिर आप क्या कर देंगे, जब उसको डिसॉल्व हो जाएगा तो उसको मेकअप कर देंगे वॉल्यूमेट्रिक क्लास के मार्क तक, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर जाते हैं, देयर इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द थर्ड ईयर, आपका काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, सबको वेट करना होगा, ठीक है। हर एक को 50 ml का सोल्यूशन बनाना है, हर एक को वेट करना है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर जाकर एग्जैक्टली 0.315 ग्राम तक का वेट लें। समटाइम वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, समटाइम जो हमारे पास सॉल्ट है वो इतना हाई क्वांटिटी के अंदर आप डाल नहीं सकते कि वो एग्जैक्टली 0.315 ग्राम का ही आए, ठीक है। तो 0.315 ग्राम के लिए आपको बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वेट लें। तो हम इतना टाइम वहाँ पे एनालिटिकल बैलेंस पे वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एग्जैक्टली वेट आता है, ये है कि हमने एनालिटिकल बैलेंस पे काम करना है जब भी प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। एनालिटिकल बैलेंस के अंदर हमारे पास वो ग्राम में वेट देता है, एंड उसके बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक एक्यूरेट वेट देता है। जो हमारे डिजिटल या नॉर्मल डिजिटल वेट बैलेंस, वेइंग बैलेंस हमारे पास मौजूद हैं, जिनके ऊपर कोई कवर नहीं होता, ठीक है, वो हम नॉर्मली हमारे पास 2 से 3 डिजिट तक का रिजल्ट दे रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमें जब वेइंग कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना फैन ऑफ कर दें। फैन ऑफ करने की वजह, क्योंकि हमारे उसके ऊपर प्रेशर वगैरह पड़ रहा होता है वेइंग के लिए, तो एक्यूरेट वेइंग हमें ज़रूरत होती है। तो एक्यूरेट वेइंग हम एनालिटिकल बैलेंस भी करते हैं, फैन ऑफ करने के बाद करते हैं, और बहुत एहतियात से कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर 0.3246 की एग्जाम्पलरी मैंने वेट यहाँ पे लिख दिया है कि हमें 0.315 ग्राम लेना था, लेकिन वो जब हमने उसको वेट किया, जितनी क्वांटिटी हमने ऐड की, तो 0.3 तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इट इज़ नॉट 15, बट इट इज़ ओके। अब इसमें से अगर आपने इतना वेट कर लिया है, इसको वापस से थोड़ा सा आप कहेंगे सॉल्ट
आप ऑक्सैलिक एसिड इसमें से कम कर दें, वापस डाल दें डब्बे में, तो बॉक्स में हम कभी भी रिटर्न नहीं कर रहे होते। तो अगर हमारे पास इतना वेट लग गया, दैट इज ओके, हम इस वेट को लेके जाएंगे अपने, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, इसको हमने वॉच ग्लास के अंदर लिया है, हम इसको ट्रांसफर करेंगे अपनी वॉल्यूमेट्रिक ग्लास के अंदर यूजिंग द फनल एंड डिस्टिल्ड वाटर, इसको डिसॉल्व करेंगे एंड मेकअप कर लेंगे। अब ये 0.3246 ग्राम था, हमें अगर 0.05 मोलर का चाहिए था तो 0.315 चाहिए था, लेकिन हमारा वेट जो है थोड़ा सा हाई आया है। तो इस हाई वेट से हमारी एक्यूरेसी पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम काम करेंगे अपनी जो मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे वो इसी वेट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये अमाउंट का फॉर्मूला और इसी अमाउंट के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, दैट इज द मोलरिटी, ठीक है। हम क्या करें, अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दें 1000 को और ये मॉलिक्यूलर मास एंड वॉल्यूम को डिवाइड में ले आए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलरिटी का फार्मूला आ जाएगा। एंड मोलरिटी के फार्मूले में जो अमाउंट अब हमने लिया है, ठीक है, जो वेट आप लेते हैं उस वेट को मेजर करना या उसको नोट करना बहुत जरूरी है। समटाइम्स स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ हमने वेट ले लिया है, दे डोंट नोट द एग्जैक्ट वेट। तो वो एग्जैक्ट वेट आपके पास होना चाहिए, रिक्वायर्ड है, आपको उसको नोट करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वेट आपने नोट किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, बाकी वही फॉर्मूले की चीजें थी, ठीक है, वो आपके पास क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। नाउ दिस मोलैरिटी इज स्लाइटली डिफरेंट देन द रिक्वायर्ड। सो इतने स्लाइटली डिफरेंस है या थोड़ा ज़्यादा भी डिफरेंस आ रहा है तो इससे कोई फर्क हमारी एनालिसिस पे नहीं पड़ता। हमें ये नहीं है कि हमें एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता है। अगर हम इसी को कंसंट्रेशन को हमने वेट लिया है 0.3246, लेकिन हम कंसंट्रेशन कंसीडर करें 0.05, तो हमारी एनालिसिस पे फर्क आएगा, वो एक्यूरेट नहीं होगी। लेकिन जो हमने वेट लिया है उसी से मोलैरिटी कैलकुलेट की है, तो यहाँ पे अब हमारी एनालिसिस में कोई इनएक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक। सॉल्यूशन प्रिपरेशन हो गई, अब स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। सॉल्यूशन प्रिपरेशन के बाद आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ब्यूरेट को फिल कर दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी इसी तरीके से प्रिपेयर करना है, बट क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ सेकेंड प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट निकालते हो, ठीक है। लेट सपोज कि अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर का बनाना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, 0.1 लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट वही 40 लिखा, कितने ml में बनाना है, लेट सपोज 200 ml में बनाना है, वो लिखा और वेट आ गया, ठीक है। तो जो भी वेट आता है उस वेट को अब आपने एक्यूरेट मेजर नहीं करना सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, क्योंकि वो है ही सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तो एग्जैक्ट वेट कर भी लेंगे तो फायदा उसका कुछ होगा नहीं। तो इसको हम नॉर्मली एनालिटिकल बैलेंस पे वेट नहीं करते, क्योंकि वैसे भी एनालिटिकल बैलेंस के जो हमारा पेन होता है उस पर अगर ये थोड़ा सा भी गिर जाए तो इसको कोरोड कर सकता है। तो एनालिटिकल बैलेंस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वेट नहीं करते, बल्कि इसको हम डिजिटल बैलेंस के ऊपर या दूसरे नॉर्मल रफ बैलेंस के ऊपर हम इसको वेट करते हैं। रफ बैलेंस के ऊपर भी एग्जैक्ट वेट नहीं आएगा, बल्कि आपने एस्टिमेटेड वेट ले लिया। एस्टिमेटेड में भी ये है कि 0. अगर अब आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 0.140 200 डिवाइड बाई 1000 क्या आएगा, ठीक है। तो जो भी वेट आपके पास आ रहा है उसको आपने क्या किया, रफली लिया। रफली में भी बस पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट तो आपने एग्जैक्ट लेना है, या पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले लें, तो फर्स्ट डिजिट तक एग्जैक्टली लेना है। ये नहीं कि 0.3 चाहिए था तो 0.6 ले लिया, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी टाइट्रेशन में जो वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो रफली हमने इसको मेजर किया, सोल्यूशन बनाया, बीकर के अंदर बनेगा, क्योंकि हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड बीकर में बनाए जाते हैं। ब्यूरेट को आप लोग वॉश कर रहे होते हैं, जब भी इस्तेमाल करते हैं, वॉश किया, उसको डिस्टिल वाटर से रिंस किया। अब डिस्टिल वाटर से रिंस करने के बाद आप उसके अंदर डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की, तो हमें हर चीज़ में इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी एक्यूरेसी आए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल करने से पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिंस करते हैं। ब्यूरेट हमारे पास वॉश है, हमने उसको अंदर थोड़ा सा वाटर डाला, डिस्टिल वाटर, और वो डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया। फिर हमने क्या किया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी, जितना हमें डिस्टिल वाटर डालते हैं, ठीक है, उसको हमने वापस से डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया, ठीक है। एंड देन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिल किया। इसका क्या फायदा हुआ, जो हमारे पास हमने वॉश किया था डिस्टिल वाटर से भी, इसको रिंस किया था, वो डिस्टिल वाटर कंप्लीटली वहां से रिलीज नहीं होता हमारे ब्यूरेट के अंदर, तो उसकी वॉल्स के साथ अटैच रह जाता है।
ठीक है। वो वॉल्स के साथ जो वाटर मौजूद है और ब्यूरेट हमारे पास काफ़ी लॉन्गर इन हाइट होते हैं, एंड इसका जो हमारा कैपलरी होती है जो जहाँ से हमारे पास ब्यूरेट में से हम सॉल्यूशन को निकाल रहे होते हैं नोजल में से, तो नोजल में भी समटाइम कुछ वॉल्यूम हमारे पास रह जाता है। तो जब हम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उस वाटर के साथ क्या करेगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। दैट इज हमारी जो कंसंट्रेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो हमने बनाई थी वो डिफरेंट होगी और जो ब्यूरिट है उसके अंदर डिफरेंट होगी। तो उससे हमारे पास क्या होता है, हमारी रीडिंग में फर्क आता है। हमारी पहली रीडिंग में ज़्यादा वॉल्यूम कंज्यूम हो जाएगा, सेकंड रीडिंग में हमारे पास कम वॉल्यूम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ब्यूरेट को भी रिंस करना है एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड फिल करना है। फिर आपने क्या किया, सिंपल ऑक्सैलिक एसिड ले लिया कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एंड उसमें 1 से 2 ड्रॉप फॉक्सिलिन के ऐड किए, इंडिकेटर के ऐड किए। फिनॉक्सिलिन एसिड के अंदर कलरलेस होगा हमारे पास और आपने इसके अंदर ग्रेजुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना स्टार्ट कर दिया ड्रॉप वाइज ब्यूरेट से। जैसे ही कलर हमारे पास चेंज हुआ, कलर हमारे पास पिंक हो जाएगा, आपकी टाइट्रेशन एंड हो गई। ठीक है। अब ये प्रोसीजर, ये 10 ml से लेके आपने जिसको टाइट्रेट किया है, ये प्रोसीजर आपने कई दफ़ा रिपीट करना है। कई दफ़ा रिपीट करने से आपके पास जब तक आपके पास 2 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ना आ जाए। ऑब्जर्वेशन के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन की ही बात हो रही थी, तो और स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट द मेन प्रैक्टिकल। स्टैंडर्डाइजेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल। जितने भी प्रैक्टिकल हैं उनका पार्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, ये हमारा मेन प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब हम ऑब्जर्वेशन में भी काम कर रहे होते हैं तो हम भी एक हेडिंग देते हैं, सब हेडिंग देते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर कि हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन की ऑब्जर्वेशन है। फिर हम सेकंड हेडिंग हमारे पास नेक्स्ट आती है एस्टिमेशन ऑफ द सैंपल, वो हमने आज डिस्कस नहीं करनी। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें ज़रूरत है, जो हमने मेजरमेंट ली है, दैट इज द वेट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। एक्यूरेट अमाउंट के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर 4 to 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमें दैट इज पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक हमने क्या किया है, ग्राम मेजर किए हैं। फिर उस ग्राम को साथ हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन निकाली है ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी के अंदर। फिर ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम हमने कितना इस्तेमाल किया था, 10 ml, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इंडिकेटर हमने कौन सा इस्तेमाल किया, फिनॉक्सिलिन। समटाइम्स वी एड अ लाइन हियर के इंडिकेटर के साथ हम ये भी मेंशन कर देते हैं कलर चेंज या एंड पॉइंट कलर। ठीक है। तो क्योंकि जब आप लोग बाद में अपना जर्नल वगैरह बनाते हैं, बाद में आप उसको पढ़ते हैं, तो आपको याद होता है कि हाँ फिनॉक्सिलिन था तो उसने क्या कलर चेंज किया था एंड पॉइंट के ऊपर, या मिथाइल ऑरेंज था तो क्या कलर चेंज किया था, कोई और इंडिकेटर था तो उसने क्या कलर चेंज किया था। फिर वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम, ये एक वॉल्यूम नहीं है, ये हर दफ़ा आपने 3-4 दफ़ा रीडिंग ली तो 3-4 रीडिंग वॉल्यूम्स हमारे पास हैं। तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल बना देते हैं, सीरियल नंबर हमारे पास आ गया 1 2 3, इनिशियल रीडिंग। अब इनिशियल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपकी 0 से स्टार्ट हो। आपने ब्यूरेट को फिल किया, ठीक है, ब्यूरेट को फिल किया, नोजल में से बबल वगैरह रिमूव किए, तो इनिशियल रीडिंग लेट्स सपोज आ रही है 2.1। ठीक है। तो यू कैन राइट 2.1 एज अ इनिशियल रीडिंग। ठीक है। फिर फाइनल रीडिंग जो भी आपके पास आएगी उसी को रिस्पेक्ट से फाइनल रीडिंग लिखेंगे। एंड फाइनल और इनिशियल का जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास वही वॉल्यूम आएगा जो कि कंज्यूम हुआ है। तो हर दफ़ा आपको 0 तक फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हर दफ़ा जो भी वॉल्यूम की रीडिंग है 50 ml तक की आप इतना होना चाहिए। अब ये भी ना हो कि 49 ml के ऊपर आप रीडिंग ले रहे हो कि हमारा टाइट्रेशन होने के बाद जो वॉल्यूम कंज्यूम होना है वो उसके अंदर मौजूद हो ब्यूरेट के अंदर। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो आप चले आप 0 तक फिल कर सकते हैं, लेकिन 0 तक फिल करने के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर भी हम अपने टाइम को बचाएंगे। जो डिफरेंस है, इन डिफरेंसेस के अंदर जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आएगी, जो 2 वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है 10.5, एक हमारे पास आ रहा है 10.4, एक हमारे पास आ रहा है 10.4, तो 10.4 इज अ कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। बट सम टाइम क्या होता है, हमारे पास 10 ये वॉल्यूम जो है तीनों दफ़ा डिफरेंट आ रहे होते हैं, एक दफ़ा 10.5 आ गई, एक दफ़ा 10.4 एंड दफ़ा 10.3। तो इस सूरत में हम क्या कर लेते हैं, समटाइम अगर हमने 3 या 4 रीडिंग ले ली और कॉन्कॉर्डेंट नहीं आई, तो जो करीब करीब की रीडिंग्स हैं उनका हम क्या करेंगे, उनका हम एवरेज ले लेंगे या मीन ले लेंगे। तो अगर हमने एवरेज लिया है तो हम यहाँ पे ऊपर भी कॉन्कॉर्डेंट नहीं लिखेंगे, हम एवरेज ही लिखेंगे। देन कैलकुलेशंस
एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो कैलकुलेशन हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज मिलीमोल मेथड। इन कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है कि वो जो केमिकल इक्वेशन थी वो हमारे पास मौजूद हो। तो ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो मोल रेशो है वो 1:2 का है कि 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके 1 मोल सोडियम ऑक्सीलेट बना रहा होता है। ठीक है, अगर हमारे पास रीडिंग की रिस्पेक्ट से हम कंसीडर करें कि हमारे पास क्या है 10 ml 0.051 मोलर का ऑक्सैलिक एसिड हमने लिया था और हमने उसको टाइट्रेट किया अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन है उसी से हम स्टार्ट करते हैं एंड मिलीमोल मेथड इज वेरी वेरी सिंपल देन अदर जो यूनिटी मेथड आप लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपने सिंपल क्या किया, कंसंट्रेशन को जो 0.051 के ऑक्सैलिक एसिड की जो इसका वॉल्यूम था 10 ml, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी हम मोलैरिटी को वॉल्यूम इन द ml से मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी हैव मिलीमोल। ठीक है, तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ गए, मिलीमोल आ गए। ये 0.51 मिलीमोल किसके हैं, ऑक्सैलिक एसिड के हैं। ऑक्सैलिक एसिड के मिलीमोल हमें पता है, ऑक्सैलिक एसिड के मिलीमोल से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलीमोल इनका मोल रेशियो क्या है, 1 मिलीमोल ऑक्सैलिक एसिड 2 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अगर 1 मिलीमोल ऑक्सैलिक एसिड 2 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास 0.51 मिलीमोल ऑक्सैलिक एसिड कितने मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, हम क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.51 से और यहाँ पे भी 0.51 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, दैट इज के इक्वल के दोनों तरफ हमने क्या किया 0.51 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया 1.02। ये वो मिलीमोल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जिन्होंने रिएक्ट किया ऑक्सैलिक एसिड के साथ, जिन्होंने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया ऑक्सैलिक एसिड को। 1.02 मिलीमोल, ये 1.02 मिलीमोल कहाँ से आए होंगे, कितने होंगे, जो वॉल्यूम हमारे पास कंज्यूम हुआ है एंड वो वॉल्यूम क्या है, वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है। अगर कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो भी हमारे पास है वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हम क्या करें, मिलीमोल एंड मोलैरिटी का यही डिफरेंस होता है। आप यहाँ पे देखें मोलैरिटी को आपने मिली ml से मल्टीप्लाई किया, मिलीमोल आ गए। ठीक है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मिलीमोल, तो इसी तरीके से मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मोलैरिटी। तो सिंपल आपने क्या किया, जो मिलीमोल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की थे उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई सोडियम हाइड्रोक्साइड की। दैट इज नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्टैंडर्ड solution।